गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे C9 जो कि अधिगम के लिए आकलन है। इसमें यूनिट 4 हम लोग देख रहे हैं। अब तक मैंने आपको 6 लेक्चर बता चुका हूँ, 7 लेक्चर, जिसमें मैंने आप जो भी चर्चा की है यूनिट 4 से चर्चा की है। और आज का भी जो मेरा चर्चा होगी यूनिट 4 से ही होगी, जिसमें हम लोग देखे थे यूनिट 4 आपका था व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आकलन, जो कि B.Ed सेकेंड ईयर वालों के लिए था। तो जैसे कि कल मैंने आप लोग को बताया था अभियोक्ता परीक्षण, अभियोक्ता के बारे में, अभियोक्ता क्या है, अभियोक्ता का अर्थ, परिभाषा। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा अभियोगिता परीक्षण। तो आज का जो टॉपिक होगा परीक्षण, अभियोगिता परीक्षण आज का ये हम लोग का टॉपिक होगा। तो अभियोगिता परीक्षण के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, यानी इसके अर्थ के बारे में देखेंगे, प्रकार देख लेंगे और इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ अभियोगिता परीक्षण से पहले अभियोगिता के बारे में। तो अभियोगिता जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यह दो शब्दों का मेल है, अभिजोर योग्यता, यानी कि वैसी क्षमता जो व्यक्ति में क्या होती है, जिसको व्यक्ति क्या करते हैं अपने कार्य के अंतर्गत, यानी अपनी कुशलता के अंतर्गत उसको करते हैं। यानी कि अगर किसी भी कार्य को व्यक्ति जब करता है तो उस कार्य को जब वो करता है तो उस कार्य को व्यक्ति निरंतर अगर अभ्यास उस कार्य में लगा रहता है उस व्यक्ति का, यानी निरंतर व्यक्ति उस कार्य में अपनी अभ्यास लगाता है तो क्या कहलाता है, वो कार्य अभियोक्ता कहलाता है। यानी कि और कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि यह व्यक्ति में क्या होती है, जन्मजात हो जाती है, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति को किसी परिस्थिति के अनुकूल आकर अपने आप को उस कार्य के प्रति समर्पित कर देना, जिस कार्य के लिए उसमें क्षमता है, चाहे जिस कार्य के प्रति वो तैयार है, तो उसके लिए क्या कहलाता है, उसके अंतर्गत वो क्या करता है, वो उस कार्य को निरंतर क्या करता है, उस कार्य को करता ही रहता है। यानी कि अभ्यास उस कार्य में निरंतर करता ही रहता है। तो जो अभ्यास निरंतर करता है और अभ्यास करने के उपरांत जब उसे जो सफलता की प्राप्ति होती है तो वो उसका क्या कहलाता है, अभियोक्ता कहलाता है। जैसे कि मैंने इसमें क्या बताया था, थोड़ा सा और भी मैंने बताया था, अभियोक्ता का संबंध भविष्य से होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कल अभियोक्ता के अंतर्गत, यानी कि वह क्षमता से भिन्न होती है जिसका संबंध केवल वर्तमान से ही होता है। इसके अंतर्गत मुख्य दो तत्वों की प्रधानता होती है। यानी कि पहला आपको हमने बताया था कि जिसके अंतर्गत पहला हमने बताया था कि यहाँ पर जिस कार्य के लिए व्यक्ति में अभियोक्ता है उसमें भावी सफलता की प्राप्ति, और दूसरा कहता है उस सफलता की प्राप्ति कब होगी, जब अभ्यास और परीक्षण की आवश्यकता होती है तब। ये था आपका अभियोक्ता के बारे में। अब हम लोग चलिए देखते हैं अभियोक्ता परीक्षण क्या है। तो देखिए अभियोक्ता परीक्षण क्या है, यानी कि अब हम आपको बात करेंगे अभियोक्ता परीक्षण। देखिए हमारा लेक्चर 8 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अभियोक्ता परीक्षण। कहता अभियोक्ता परीक्षण में ऐसे कथनों का एक ऐसा न्यायदर्श प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एक ऐसे कथन, यानी जो बात हो या जो कार्य हो उसका एक ऐसा न्यायदर्श प्रस्तुत किया जाता है जो व्यक्ति की वर्तमान विशेषताओं का वर्णन करे, वर्तमान जो अभी चल रही है उसकी विशेषताओं का मापन करे। आगे क्या कहता है, इन कथनों के प्रति जैसी अनुक्रिया करता है, यानी कि जो वर्तमान मापन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति जैसी अनुक्रिया करता है उनके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि देखिए जैसा व्यक्ति करेगा, कोई भी कार्य करता है तो क्या होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका इवैल्यूएशन यानी कि उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष कब निकलता है, निष्कर्ष तभी निकलता है वो कार्य के समाप्ति के बाद, यानी कि जब हम किसी कार्य को पूर्ण रूप से कर लेते हैं और कार्य करने के बाद, यानी कि जब उस कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति हो जाती है तो हम लोग जब बैठकर उस कार्य के बारे में सोचते हैं तो जो सोचने की जो प्रक्रिया, लास्ट की जो प्रक्रिया होती है वो उस कार्य का निष्कर्ष कहलाता है। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि अगर हम एक घर बना रहे हैं तो एक घर बनाने के लिए पहले लोग क्या करते हैं, सोचते विचारते हैं कि हाँ इतना ज़मीन लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
उसके बाद तब उस घर को बनाना चालू करते हैं। तो बन के जब वो घर तैयार हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि उसका निष्कर्ष निकालते हैं। पहले तो हम लोग मापन कर लिए कितना इतना लगा, लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालते हैं कितना लगा, या होगा आगे ये करना है वो करना है। तो वही कहता है यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यहाँ पर कहता है कि जो वर्तमान विशेषता को मापन करे, इन कथनों के प्रति व्यक्ति जैसी अनुक्रिया करता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। यानी कि जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि व्यक्ति की भावी योग्यता क्या हो सकती है। निष्कर्ष में क्या निकल सकता है कि उसकी योग्यता, यानी कि जो भावी योग्यता है वो क्या है, ये निष्कर्ष निकलेगा। और किन किन स्थलों पर भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। साथ साथ पहला तो दिखेगा कि उसकी भावी योग्यता क्या है, और आगे क्या कहता है कि भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर वो किस किस जगह पर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है या अपनी सफलता की प्राप्ति कर सकता है। आगे क्या कहता है, यह व्यक्ति की वर्तमान अवस्था का जांच करता है, जैसे यहाँ पर बताएं, और भविष्य के लिए अनुमान लगाता है। यानी कि यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी कि अनुमान, अगर आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ तो उसी कार्य को अगर मैं निरंतर कर रहा हूँ तो अभियोक्ता परीक्षण के अंतर्गत उसके बारे में आने वाले भविष्य के लिए उसके लिए उस कार्य के प्रति अनुमान लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। व्यक्ति की भावी शक्तियों का आकलन उसकी वर्तमान शक्तियों के आधार पर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या कहता है, व्यक्ति की भावी शक्तियों का आकलन उसकी वर्तमान शक्तियों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान शक्ति यानी वर्तमान में वो क्या है। अगर दूसरी बात में करते हैं तो अभियोक्ता परीक्षण की दूसरी मूलभूत बात यह है कि दूसरी मूलभूत बात क्या है, यह है कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यता को देखकर उसकी योग्यता की तुलना उन लोगों से की जाती है। दूसरी मूलभूत अगर बात देखते हैं कि वर्तमान योग्यता को देखकर उसकी योग्यता का तुलना उन लोगों से की जाती है जो विशेष पेशे में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि विशेष पेशे में यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो उससे भी इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, अब जैसे कैसे कर सकते हैं, चलिए इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे अगर हमें सामाजिक विज्ञान के लिए शैक्षणिक अभियोक्ता का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षा तैयार करनी है, मान लीजिए कि अगर समाज विषय के लिए अगर हमें कोई परीक्षा लेना है तो परीक्षा लेना है, तो उसके लिए अगर हम शैक्षणिक परीक्षा तैयार करते हैं तो हम उन योग्यताओं का मापन करेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान में सफलता दिला सके, यानी कि वही योग्यता, दूसरी योग्यता के बारे में नहीं। यहाँ पर जैसे कह रहा है आपको कि यहाँ पर अगर अभियोक्ता परीक्षण की दूसरी मूलभूत बात यह है कि व्यक्तियों की वर्तमान योग्यता को देखकर उसकी योग्यता का तुलना उन लोगों से की जा सकती है या की जाती है जो किसी विशेष पेशे में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो वही आगे कहते हैं कि अगर हमें सामाजिक विज्ञान के लिए शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करने के लिए कोई परीक्षण तैयार करनी है तो हमें उन योग्यताओं का मापन करेंगे जो कि सामाजिक विज्ञान में सफलता दिला सके। और जब सामाजिक विज्ञान में सफलता दिला सके तो क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग जो छात्र जो अंक की प्राप्ति की है और उनको पूर्ण रूप से मिल सके। ये था आपका अभियोक्ता परीक्षण का अर्थ। अब हम लोग देखते हैं अभियोक्ता परीक्षण के परिभाषा और प्रकार के बारे में। तो परिभाषा की अगर बात करते हैं तो अभियोक्ता परीक्षण को मुख्य रूप से हमारे महान विद्वान फ्रीमैन ने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उन्होंने क्या कहा है अभियोक्ता परीक्षण के बारे में, चलिए देखते हैं। कहा है अभियोक्ता परीक्षण वह है जिसमें रचना किसी प्रकार क्रिया या सीमित क्षेत्र में व्यक्ति की आधारभूत योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं ये फ्रीमैन कि अभियोक्ता परीक्षण वह होता है जिसमें रचना किसी भी प्रकार, यहाँ पर किसी प्रकार क्रिया यानी किसी भी कारण से कोई कार्य होता है तथा सीमित क्षेत्र में व्यक्ति की आधारभूत योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। ये फ्रीमैन अपने शब्दों में अभियोक्ता परीक्षण को परिभाषित किए हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रकार की बात करते हैं। अभियोक्ता परीक्षण के प्रकार के तो हम देखेंगे अभियोग्यता परीक्षण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं।
पहला आपका प्रकार होता है सामान्य अभियोग्यता परीक्षाएं और दूसरा होता है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। यानी कि पहला होता है सामान्य और दूसरा होता है विशिष्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामान्य अभियोग्यता परीक्षण क्या है। सामान्य फर्स्ट हो जाता है आपका सामान्य, दूसरा हो जाता है विशिष्ट। तो हम लोग देखेंगे सामान्य अभियोग्यता परीक्षण क्या है। तो चलिए देखते हैं। कहता है सामान्य अभियोग्यता परीक्षण मुख्यतः माला प्रकार, यानी माला प्रकार बोले तो बैटरी टाइप के होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही परीक्षण के आधार पर, यानी कि इनमें सामान्य अभियोग्यता परीक्षण, क्योंकि इनमें एक ही परीक्षण के आधार पर विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का मापन किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सामान्य अभियोग्यता परीक्षण मुख्यतः माला आधार यानी बैटरी टाइप के होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही परीक्षण के आधार पर विभिन्न प्रकार की योग्यता का मापन किया जाता है। यानी एक परीक्षा का आधार होगा और जितना भी उसके अंतर्गत आता है सबका उसके अकॉर्डिंग मापन कर लिया जाता है। दूसरा कहता है यानी इस प्रकार के परीक्षण में एक ही परीक्षण में अनेक उप परीक्षण यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं सब टेस्ट की बात करते हैं, उप परीक्षण होते हैं तथा प्रत्येक उप परीक्षण किसी न किसी मात्रा में किसी विशिष्ट अभियोग्यता का मापन अवश्य करता है। ये आपका हो जाता है सामान्य अभियोग्यता परीक्षण, पहला प्रकार हो जाता है। दूसरा कहता है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। तो विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या कहलाता है। कहता है कि विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, इन परीक्षणों में मुख्यतः वे परीक्षण सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा एवं व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत विशिष्ट योग्यता परीक्षण के अंतर्गत वे परीक्षाएं सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा एवं व्यवसाय के विशिष्ट क्षेत्र जैसे कला, संगीत, कानून, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि का मापन करते हैं, वही इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इन परीक्षणों का आगे क्या कहता है, इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति में निहित विशिष्ट योग्यताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर जो भी विशेषता यानी कि जो भी विशिष्ट योग्यता है उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। यानी कि व्यक्ति क्या जानता है, क्या कुछ समझ सकता है, कितना उसके अंदर में क्या कौन सी कला भरी हुई है, किसमें वो निपुणता हासिल किया हुआ है। तो ये सब की जानकारी किसके अंतर्गत आता है, विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत। तो देखिए ये था आपका, इसकी जो मैंने प्रकार की बात की, तो ये प्रकार में आपका आपको मैंने बताया सामान्य और दूसरा विशिष्ट है। तो सामान्य में हम आपको क्या बताएं, इसमें एक ही परीक्षा के विभिन्न पद सम्मिलित होते हैं, यानी कि एक ही परीक्षा को विभिन्न प्रकार से क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। और विशिष्ट के अंतर्गत देखते हैं तो इसके अंतर्गत वैसी परीक्षा को सम्मिलित की जाती है जो विशेष रूप से कि किससे संबंधित रखता है, शिक्षा या व्यवसाय, और साथ ही साथ शिक्षा व्यवसाय के अंतर्गत क्या देता है, संगीत, कानून, चिकित्सा, विज्ञान इत्यादि का जो मापन करे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत आज हम लोगों ने देखा अभियोग्यता परीक्षण का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।